नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ दिल्ली से टाइगर अशोक वानखड़े जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम। अशोक जी अपडेट रहते हैं, धुआंधार बात करते हैं, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं और वो किसी के बारे में चिंता ही नहीं करते, जो सत्य है वो बताते हैं। और इसलिए हम अशोक जी के कायल हैं। और आज जो बात करना है, अशोक जी जो विश्लेषण करेंगे वो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे संसद में लगे, उनकी ही उपस्थिति में, और तड़ी पार के नारे लगे राज्यसभा में अमित शाह के बारे में। और आज गया में मोदी जी तो भाषण कर रहे थे, गया में खैरात कर रहे थे, रेवड़ी बांट रहे थे सर, रेवड़ी बांट रहे थे, मगर वो कभी केजरीवाल की रेवड़ी की बात करते थे। और जिस प्रकार से बात करते, मेरे ख्याल से उनका स्टेमिना या मोरल वो काफी डिस्टर्ब हो गया है लगता है। अब आप उसका विश्लेषण करेंगे, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। कॉलेजेस और तो स्कूल्स को बंद कराए गए, बावजूद इसके लोग नहीं आए। तेजस्वी और राहुल की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें लोग उमड़ रहे हैं और वो आगे बढ़ रही है। अब विधानसभा चुनाव को कौन क्या करेगा, इसका भी आपके मार्फत हमें आकलन सुनना है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आ रहा है। तो अशोक जी, हम तो काफी कुछ आपसे सुनने के लिए, हमारे दर्शक भी लालायित रहते हैं, इसलिए आपको हम अनुरोध करते हैं कि आप हमें इसके बारे में बताएं। अशोक जी। धन्यवाद हरि भाई। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का ये 6वां दौरा है पिछले 2 महीने में। 6 बार गए हैं वो, और उनका बार बार बिहार में जाना, उनका बार बार बिहार में पैसा लुटवाना, ये इस बात को रेखांकित करता है कि हालत बहुत बुरी है। वो वाली हालत नहीं है कि अरे कोई है ही नहीं सामने, हम तो यूं ही जीत जाए। बात तो ऐसी करते हैं कि ये लेकिन इनके पास प्रॉब्लम, देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हरि भाई। 20 साल से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है। जो 18 से 20 की उम्र का जो वोटर है, उसको लालू यादव का सत्ता ही मालूम नहीं। ट्रू। किस लालटेन की बात करते उसको ये पता नहीं, लेकिन उस मतदाता को ये मालूम है कि 20 साल से मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। जब से मैं देखा हूं, पैदा हुआ हूं, तब से मैं रोजगार के लिए लड़ रहा हूं। बिहार बाढ़ ग्रस्त होता है, उसका कोई नहीं है। वो बिहार में एक पुल 4-4 बार गिरता है, ये देखा हमने। बिहार में रास्ते बनते हैं और उद्घाटन का नारियल जिस रास्ते पे फोड़ा जाता है उसमें नारियल नहीं टूटता, रोड टूट जाता है। ये भी बिहार में देखा है। इस बिहार में दारू शराब बंदी के नाम से हो रहा है भ्रष्टाचार, और उसके बाद नकली शराब से मरते हुए लोग भी इसी बिहार में देखा है। इस बिहार में अब यदि प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि हम आएंगे तो अच्छा करेंगे, तो 20 साल तक नीतीश कुमार ने क्या किया, इसका जवाब तो देना होगा। 11 साल तो आप भी केंद्र में हैं, आप भी हर चुनाव में आते हैं, 1000 दूं क्या, 2000 दूं क्या, 3000 दूं क्या। सवाल उद्घाटन करने का नहीं है, शिलान्यास करने का नहीं है, ये पूरा कब होगा। प्रधानमंत्री तो अभी भी कई चीजों का शिलान्यास कर रहे हैं जिसका शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई थी, यूपीए के सरकार में हुई थी। जी। आपके यहाँ क्या हो रहा है, आप ये देखिए। जो बेसिक पैरामीटर्स है, शिक्षा, हेल्थ, रोजगार, तीनों पैरामीटर्स पे बिहार सबसे पिछड़ा है। पलायन बिहार में सबसे ज्यादा है, डिस्पेरिटी बिहार में सबसे ज्यादा है। अब इसके लिए कब तक आप औरंगजेब, मुगल को और अंग्रेजों को और लालू को कोसते रहोगे। कभी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी तो बड़े बन जाइए। आज का जो इस बार चुनाव में पहली बार वोट डालेगा, उसने तो नीतीश कुमार देखा है जीवन में। तो उसकी जितनी भी पीड़ा है, उसके लिए तो एक ही आदमी जिम्मेदार है, नीतीश कुमार।
और लगातार 7 साल की उम्र से उसने नरेंद्र मोदी जी को देखा है, जो 11 साल प्रधानमंत्री रहे। जी। तो आप जिसका नाम लेते हैं तो लोग पूछते हैं है कौन भाई? आप 13,000 करोड़ की परियोजनाएं घोषित कर रहे हैं। आपने पिछले चुनाव में जो परियोजनाएं घोषित की थी उसका क्या असर हुआ? कितनी कंप्लीट हुई? इसका कोई आकलन नहीं है। यदि बिहार में आज तक, चलो नीतीश जब से मुख्यमंत्री है तब से चुनाव के समय हुई घोषणाएं यदि पूर्ण हुई होती तो आज बिहार विश्व का बढ़िया जगह होती और भारत का सबसे नंबर 1 राज्य होता। जी। लेकिन होता नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में क्या है? जब लॉ एंड ऑर्डर आपका इतना बिगड़ा हुआ है बिहार में, दिन दहाड़े सोने की दुकानें लूटी जाती है, दिन दहाड़े घर के घुस के अंदर माफिया मारता है, लोगों को शूट करता है, और पटना जैसे शहर में ये होता है, कैपिटल में, तो बाहर का इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा? कौन उद्योगपति हिम्मत करेगा जी। उद्योग लगाने की? तो मेहनतकश बिहारी लोगों को काम नहीं मिल रहा है। वो बेचारे तमिलनाडु में जाके, गुजरात में जाके, कर्नाटक में जाके, महाराष्ट्र में आके काम करते हैं। और जहां तक रैली का सवाल है, प्रधानमंत्री की रैली में तो लोग लाए गए थे। महिलाओं की इंटरव्यू है कि हमको तो बोला का चलो चलना है तो हम तो आ गए बस में बैठ के, सुबह से भूखे, कुछ खाने को भी नहीं है। एक होती है लाई गई भीड़ और एक होती है आई भीड़। ये तो प्रायोजित भीड़ है और ये बहुत पहले से चल रहा है प्रधानमंत्री जी के लिए। मुझे याद है कि टीवी 9 भारतवर्ष जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने लॉन्चिंग के समय ही एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन रिलीज किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, सॉरी 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, और तब उन्होंने 28 उम्मीदवार लोकसभा के जो बड़े राजनीतिक दल के हैं, विभिन्न दलों के, अलग अलग दलों के, उनका स्टिंग ऑपरेशन किया था कि कैसे चुनाव में पैसा खर्चा होता है। उसमें राजस्थान का बीजेपी का एक उम्मीदवार बड़ा चौड़ा होकर बोल रहा था कि अभी पैसे दो, मुझे चुनाव में चाहिए भाई, बाद में तुम्हारा काम कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तो उन्होंने कहा चुनाव में क्या पैसा लगता है आपको, मोदी जी जैसा शख्स है आपके पास। तो उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी जैसा शख्स? मोदी जी के लिए एक एक चुनाव की रैली मोदी जी के करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं। उन्होंने बोला कैसे खर्चा होते हैं? बोले अरे गांव से लोग पकड़ पकड़ के लाने पड़ते हैं रैली में, लोग थोड़ी आते हैं। तो उनने पूछा कि भाई आप पैसा कैसा बांटते हो, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? बोले बीजेपी का हेडक्वार्टर से आता है। तो बोले बीजेपी के हेडक्वार्टर से कैसा आता है? बोले हवाला से, उसके शब्द ही है। बोले हवाला से जयपुर तक आता है। बोले फिर जयपुर से आपके एरिया तक कैसा आता है? फिर बोले जयपुर से एक एम्बुलेंस निकलती है, जहाँ पेशेंट सुलाते हैं, वहां नोटों के बंडल होते हैं, डॉक्टर बैठते हैं अंदर, और एम्बुलेंस गुई गुई उसके हाथ से गुई गुई करती हुए गांव गांव पैसा बांट के आती है, तब जाके लोग आते हैं। ये उस सांसद का उम्मीदवार बीजेपी का दिया हुआ स्टेटमेंट है। ये सभी राजनीतिक दलों के साथ होगा, मैं सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं करता हूं। अब वो 6 बार जाए बिहार में तो कब तक लोग आए भाई? सही। भाई बरसात का समय है, खेत का समय, खेती का समय है ये, कि यूं ही प्रधानमंत्री को देखने जाए। ये प्री प्लान्ड होता है, ये करोड़ों रुपए खर्चा होता है, और गोदी मीडिया इसको लगातार दिखाते रहता है। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जो खुद की टीम लेके चलते हैं ब्रॉडकास्ट की। मैं आपको बता दूं, ये मोदी जी दिल्ली में आने के बाद ही शुरू हुआ, या मोदी जी शायद गुजरात में था तब से शुरू है ये। पहले ये होता था कि प्रधानमंत्री यदि कहीं रैली करने जाए तो भाई एक लोकल रिपोर्टर, एक 2-4 आसपास के स्ट्रिंगर, ऐसे 3-4 कैमरे अलग अलग बेचारे रिकॉर्डिंग करके भेजते थे। फिर वो भी वैन, या वो भी वैन भेजो तो वो भी वैन में 3 कैमरे होते थे, 4 कैमरे होते थे। मोदी जी की सभा मोदी जी क्रिकेट मैच जैसी कवर करवाते हैं। 20-25 कैमरे का सेटअप होता है साथ में, मतलब जो मैंने सुना, साथ में एक पूरा कंट्रोल रूम चलता है, और मोदी जी की सभा का लिंक हर चैनल को मिलता है।
तो चैनल के खर्चे बच गए, काय रिपोर्टर भेजना, ये भेजना। तो वही दिखाया जाता है जो मोदी जी चाहते हैं। और उसका खाली प्रोमो भी कुर्सियां, मिलता है, हाँ उसका बिल्कुल, प्रोमो भी खाली, भेजा जाता है। हाँ, खाली खाली कुर्सियां नहीं दिखाई जाती, कई और रैली की भीड़ तालियां बजाती हुई दिखाई जाती है। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, ये जो यूट्यूबर्स है मूर्ख इस देश में, माफ कीजिएगा, मैं आप भी उसमें आते हैं, मैं ये शब्द बड़ा कड़ा यूज कर रहा हूं, ये अपने लोगों को लेके जाते हैं वहां पे, फिर वो खाली चेयर भी दिख जाती है, फिर लोगों के इंटरव्यू भी होते हैं, भागते हुए लोग भी नजर आते हैं, प्रधानमंत्री भाषण कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे आता है, फिर कहते हैं कि ये गद्दार है, वो तो वहां का है ही नहीं फुटेज। कुल मिलाकर बताने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास कुछ है नहीं, है नहीं, सही बात, और सही जो बात। बोलते हैं वो पूरा कभी करते नहीं, ये चुनावी जुमले होते हैं। महाराष्ट्र में बोल के आए थे चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय, सोयाबीन को 6,000 रुपए रेट दूंगा। सोयाबीन 3,500-4,000 रुपए में दम मार रहा है, किसान परेशान है बेचारा। तो बोलना ही तो है आपको, करना थोड़ी है। तालियां बटोरना, ये देश तो ताली और थाली बजाने के लिए जाना जाता है। वास्तविकता क्या है? मुझे सुमित्रा महाजन जी थी, उनका एक शब्द याद आता है कि यदि बहुत ज्यादा पोस्टर्स इंदौर में, लोकसभा वो 7, 8, 9 बार लोकसभा की मेंबर रही वहां, जी। जब बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह लगते थे तो वो नाराज होती थी कार्यकर्ता पे, बोले क्यों लगाते हो इतना पोस्टर, खराब करते हो शहर को। बोले मैं 7 बार सांसद रह चुकी हूँ इंदौर की, और 8वीं बार फिर मुझे फोटो दिखा के बताना पड़ेगा कि ये मैं हूं। इससे अच्छा लानत, मुझे इससे अच्छा मेरा दुर्भाग्य ही है कि मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं सुमित्रा महाजन हूं, मेरा फोटो देखो। अरे लोगों ने 7 बार चुनाव जितवा के भेजा है, कुछ सोच के भेजा होगा। मैं तो सिर्फ लोगों को बताने जाती हूँ कि भैया चुनाव है, आ जाना मतदान करने, तुम्हारी ताई भी चुनाव लड़ रही है, बस। बराबर। और लाखों में लोग चुनाव देते थे, क्योंकि उनका बड़ा कंसेप्ट था कि भाई जब काम करोगे तो लोग जनता मतदान करें, जनता की सुनवाई होनी चाहिए, काम होनी चाहिए। लोग आते थे, हमारे यहाँ नाली साफ नहीं होती तो ताई बोलती थी, अरे मैं सांसद चुना रहे मुझे तुमने, नाली साफ करना काम मेरा है क्या बेटा, तुमने मुझे सांसद के लायक कोई काम बताओ। तो इंदौर ऐसा शहर है जहाँ हर देश के हर राज्य के कैपिटल से ट्रेन से जुड़ा हुआ है, और वैसा देखा जाए तो इंदौर एक ऑर्बिट स्टेशन है। ब्रॉड गेज इंदौर में खत्म हो जाता है, ऑर्बिट स्टेशन होते हुए सारे सभी बड़े राज्यों को, राज्य की राजधानी को वहां से ट्रेनें हैं। ये ताई ने दी हुई सौगात है। तो आपको बार बार बताना नहीं पड़ता कि मैंने ये किया वो किया। ऑपरेशन सिंदूर आपने किया है तो दुनिया ने देखा है, लेकिन दुनिया ये भी पूछती है कि जब आप इतना जीत ही रहे थे और पाकिस्तान को इतना नेस्तनाबूद कर दिया था तो हमने सीज फायर क्यों किया। ये एब्सोल्युटली। आदमी पूछता है सवाल। और पीओके बोले क्यों नहीं लिया? बिहार के धरती से जो मैं बोलता हूं, मैं करके वही संकल्प पूरा होता है। हमने बोला था कि हम पाकिस्तान को चने चबवाएंगे, बिल्कुल चने चबवाए साहब आपने। आप ही और अमित शाह दोनों ही गए थे स्टेन गन और मशीन गन लेके बॉर्डर पे, और हमारे जवान तो थाली और ताली बजा रहे थे। किया, भारत के जवानों ने किया, भारत की आर्मी ने किया, देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने किया, और हमें गर्व है कि हम उस देश में रहते हैं जिसके आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने कभी भारत को नीचे झुकने नहीं दिया, चाहे सलाम उनको कर। संसाधन दो ना दो, यस। चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति हो ना हो, लेकिन उन्होंने कभी देश का सम्मान झुकने नहीं दिया। लेकिन आपने सीज फायर क्यों किया? सीज फायर करते हुए आपको उन 26 लोगों का याद नहीं आया जिनकी हत्याएं हुई थी? ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने सिंदूर मिटाने के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर रखा। उस सुने माथे के बारे में 2 मिनट सोचते कि 26 मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं सुने माथे से घर पे बैठी हुई। उन्होंने सीज फायर बोला, सीज फायर कर दोगे, वो फिर हमला करेंगे, फिर आप हमला करोगे, फिर वो सीज फायर कर देंगे। अरे तो बच्चों का खेल बना दिया तुमने। ये समुद्र के किनारे रेत का किला बना रहे हो क्या? एक लहर आई,
निकल गई, फिर बनाया आपने, मजाक समझ के रखा है। कई चीजें का जवाब भी देना चाहिए, जवाब नहीं देते, सिर्फ अपनी मन की बात कहते। वन वे ट्रैफिक चालू है, 34 करोड़ लोगों को मैंने घर दिए। अरे बाबा ठीक है, जिसके पास छत नहीं वो रो रहा है, 20 साल से वो छत ही देख रहा है, इंतजार कर रहा है। महाराष्ट्र की जनता को लगता है बिहार वालों को दिया आएगा, बिहार वालों को लगता है गुजरात वालों को दिया होगा, गुजरात वालों को लगता है कर्नाटक को दिया होगा, और कर्नाटक वालों को लगता है तमिलनाडु को दिया होगा। मिलता कहीं नहीं है, सिर्फ जुबानी खर्च है, जमा खर्च है। जनता त्रस्त हो गई है। देखिए, जनता को महंगाई से त्रस्त है, जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, यूरिया के लिए लाइनें लगी है किसानों की, बताइए अब सीजन में। जनता कानून व्यवस्था से त्रस्त है बिहार में। जनता हिंदू मुसलमान का जो आप एक जहर फैला रहे हो उससे त्रस्त है। और बिहार की जनता सबसे ज्यादा त्रस्त इस चुनाव आयोग से, जो पिछले लोकसभा में जिंदा था, विधानसभा में मर गया। बताइए क्या करें। वो बोलता साहब लोकसभा तक तो जिंदा था, पता नहीं क्यों मर गया हूं, कारण भी नहीं बताते मरने का। और जो मरे हुए लोग हैं उनके वारिस ढूंढ रहे कि भाई हमारे पास तो डेथ सर्टिफिकेट है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा वो जिंदा है, तो अब हम उनको ढूंढ रहे हैं। पता नहीं गलती से मेरे पिताजी जिंदा होंगे तो कम मिल लूं कम से कम। ये चुनाव आयोग है, और मजाक लगा के केंद्रीय रखा है। मंत्री, केंद्रीय मंत्री जिसके वो मृत्यु के वो कार्यक्रम में जाते हैं, यानी उनको अंजलि देने के लिए, वो आदमी जिंदा बताया जाता है। बताइए, तो इतना हंसी मजाक करके बैठे हैं। और उसके ऊपर ज्ञानेश कुमार जी की हमने अपनी साख रखी है। अरे क्या साख रखी है भाई, इसको साख कहते हो तुम? दिमाग में गोबर भरा है क्या तुम लोगों को, जो ये सोच भी सकते हैं? ये कैसा आईएएस हो गया पता नहीं मुझे, थोड़ी तो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। तो ये भाषण बेनामी हो गए। 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार फिर 5 साल मुख्यमंत्री की मांग रहे। क्यों? क्या किया 20 साल में आपने? यस। पहले 5 साल में जंगल राज से मुक्त करवाया, सब करवाया, सब करवाया, और बाकी 15 साल में क्या किया? अपना खुद का जंगल राज क्रिएट किया। एनडीए के कुनबे में किसी के पैर में किसी का पैर नहीं है। चिराग पासवान ने कह दिया कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे, हमको कोई एनडीए से मतलब नहीं है बिहार में। अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे। कांग्रेस और आरजेडी ने क्या किया? कब तक जवाहरलाल नेहरू का नाम लोगे भाई? कब तक लालू यादव का नाम बेचोगे? कुछ तो करिए। और लालू ने इसे पिंडदान की बात कर ली। अब मतलब क्या है, अब क्या बताएं मुझे? दूसरे के विधायक तोड़ो, दूसरे के लोग तोड़ो, सत्ता में आओ, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेज छोड़ गए डिवाइड एंड रूल करने वाले। यस। इसलिए इनकी सभाओं में, इनके भाषणों में रिपीटेशन बहुत है। देख लीजिए आप, यही 6 ट्रिप के 6 भाषण उठा के देखिए आप, बाय लार्ज वही चीजें मिलेगी। अब ये एसआईआर को कहते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों को मतदान करवाना चाहती है। भाई चुनाव, ये आप कौन होते हैं कहने वाले घुसपैठियों को मतदान? ये चुनाव आयोग बताएगा कितने घुसपैठी हैं। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा, ये जो 65 लाख लोग आपने ड्राफ्ट किए, इसमें कितने घुसपैठी है? जो आपने पहले कहा था म्यांमार से लोग आए, बांग्लादेश से लोग आए, नेपाल से लोग आए, इनमें कितने लोग हैं म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश? चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं था, आंकड़ा ही नहीं चुनाव आयोग के पास, सिर्फ आरोप है लगाने का कि घुसपैठिया। और और अशोक जी, दो दो महिलाएं जो 1956 में पाकिस्तान से यहाँ आके बसी है, वो हाँ उनको पाकिस्तानी लगती हैं, वो हाँ, मिली। और अदनान सामी को इन्होंने यहां पर नागरिकता दे दी।
नागरिकता दे दी। मतलब कोई माँ बाप नहीं है कुछ सोचने का। मैंने सोच लिया कि हरि भाई देसाई नहीं, हमने लंदन गए थे, हमने 2-4 देसाई वहां मिल गए, तो अब आप इंडियन नहीं रहे। लेकिन मैं तो इंडिया में हूं भाई साहब, वहां 2 देसाई आपको मिले, मैं यहाँ 100 देसाई दिखा सकता हूँ अहमदाबाद में। नहीं, आप दिखाओगे वो नहीं है। राइट। वो देसाई 2 लंदन में देखे हमने, और वो इंग्लैंड के नागरिक है, तो आप भारतीय नहीं हो सकते, आपका नाम काट दिया, क्या कर लोगे? और भाई एक और अशोक, एक वानखड़े पे मुसलमान होने का आरोप लगा था, हाँ, वो वो महाराष्ट्र अभी भी वाला। कंट्रोवर्सी चल। हाँ, तो अशोक वानखड़े आप भी बांग्लादेशी हो गए फिर। अब काय को या अधिकार मांगते हो मतदान मतदान का? अब 11 साल राज करने के बाद नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ रहा है कि घुसपैठियों को मैं तुम्हारा हक मानने नहीं दूंगा। अरे ये घुसपैठी आए कहां से? 11 साल तो आप बॉर्डर देख रहे हो, और आपके होते हुए घुसपैठी आ गए, तो आपसे ज्यादा ना करते लोग नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब मैं दरोगा हूं आपके शहर का, 11 साल से यहाँ चोरियां हो रही हैं, मैं आपके मोहल्ले में अपना स्वागत करवाते हुए कहूंगा कि मैं देख लूंगा कैसा चोर यहाँ घुसता है। अरे भाई साहब, कल भी घुसा था, आप बात कर रहे हो तब भी चोर आया हुआ है, किसी का घर लूट के चला गया पीछे, और कल भी चोरी होगी। आप किस चोर की बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने हार पहनवा लिया तो आपने को इतना आश्वस्त करना है। इसलिए मैंने कहा ये जुबानी जमा खर्च है इनके रैलियों का, कुछ ठोस नहीं है। दूसरी तरफ जो आपने बात की आरजेडी की और कांग्रेस की, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, मैं अभी भी कहता हूं हरि भाई देसाई, उनकी जो यात्रा चल रही है वो यात्रा पॉलिटिकल नहीं, इसलिए मैं पॉलिटिकल नहीं, ये दोनों पॉलिटिशियंस हैं, ये दोनों उसको पॉलिटिकली रूप से हैंडल कर रहे होंगे। लेकिन जो भीड़ उमड़ रही है, जो जनसागर उनके लिए आया है, वो सिर्फ इसलिए आया है कि उनको अपने मतदान के अधिकार का रक्षा करना, यस। उनको यस। संविधान का रक्षा करनी है, उनको लोकतंत्र की रक्षा करनी है। इसलिए वो लोग रास्ते पे इनका साथ देने आए हैं, क्योंकि लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ है, लड़ाई मतदान के अधिकार की है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये मतदान का अधिकार जो है ये बड़ा विस्तृत है, लोकतंत्र में चुनाव बहुत विस्तृत है। हमारी पूरी लड़ाई अभी मतदाता सूची पे हो रही है। जी। सूची में नाम आने के बाद भी आपका वोट होगा या कोई पहले देके जाएगा पता नहीं। हाँ, ये उसके बाद जो वोट आपका गया वो मशीन में बराबर जहां डाला वहां पहुंचेगा कि नहीं, इसकी गारंटी। कल मशीन में पहुंच भी गया, मशीन में पहुंच भी गया तो कंप्यूटर में जब चढ़ता है ये सब, उसमें हेरा फेरी होगी कि नहीं पता नहीं। मैं कोरबा का एक उदाहरण देता हूं। कोरबा में एक चुनाव का मुझे वहां पे उदाहरण दिया, जयसिंह अग्रवाल है, वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा कि कोरबा के वो एमएलए थे तब, उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव हुए, हमारा उम्मीदवार जीत रहा था, तो मैं आश्वस्त होकर घर चला गया, तो बहुत अच्छी लीड है जी। 1 घंटे बाद घर फोन आया कि भाई तुम्हारा उम्मीदवार हार रहा है, तो मैं भागा। तो क्योंकि मैंने कई लोगों को ऑब्लाइज किया था नौकरी दिलवाने में वगैरह, तो ऐसा ही एक ऑब्लाइज्ड परिवार था जिनका लड़का अंदर कंप्यूटर पे बैठ के ये मतदान का नंबर लोड कर रहा था। ओह। ओह। उसने मुझे मैसेज पहुंचाया, एक बार आप इधर चेक करवाओ। तो होता क्या है हरी भाई, मशीनें डायरेक्ट कंप्यूटर से लिंक नहीं होती, हर इंडिविजुअल मशीन होती है। मशीन में देखा, एक मशीन खुली, उसमें देखा भाई कांग्रेस को 2012 वोट, बीजेपी को 1300 वोट, साथ में बीएसपी को 800 वोट, फिर इंडिपेंडेंट को 100 200 100 200,
फिर इसका एक वो चार्ट पे लिखा जाता है, हाथ से मैन्युअली लिखा जाता है, फिर ये कंप्यूटर पे चढ़ता है। कंप्यूटर पे चढ़ते समय कांग्रेस के 2013 की जगह 1013, बीजेपी हाँ। के 1003 के जगह 2003, बीएसपी के 800 के जगह 300, फिर वो 500, फिर बीजेपी में जोड़ो। उनने कहा कि वो कंप्यूटर पे चढ़ने में इतना घाला था कि मेरे को झगड़ा करना पड़ा। मैंने बोला पुलिस बुलाओ, अरेस्ट करवाओ मेरे को, तब जाके कंप्यूटर चेक हुए, फिर कंप्यूटर में घाला निकला तो हमारा उम्मीदवार जीत गया। वाह। हाँ। मतलब यानी कितनी कितनी जागरूक जगह होना पर, चाहिए, लोग जागरूक होना हर चाहिए। जगह। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाई तो सिर्फ अभी मतदान सूची की चल रही है, एफआईआर की, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में कितना है। अंत में आप चुनाव जीतो, सर्टिफिकेट किसी और को मिल जाता है। उत्तराखंड का मैं उदाहरण देता हूं, पंचायत चुनाव में कितना घपला करती है। जिला पंचायत के चुनाव थे, एक ने फॉर्म भरा, एक महिला ने, उसका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, वो कांग्रेस समर्थित थी। दूसरा फॉर्म आया बीजेपी समर्थित महिला का, उसका भी एक्सेप्ट किया। रात को जब उनको पता पड़ गया कि अरे दो ही महिला ने एक्सेप्ट फॉर्म भरा, तो उन्होंने दूसरे दिन कांग्रेस वाली को बुला के बोला कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ये निर्विरोध चुनाव जीत गई बीजेपी वाली अनअपोज। तो कांग्रेस वाली महिला बोले कैसा, आपने जब एक्सेप्ट किया तो रिजेक्ट कैसा हो सकता है अभी? बोला नहीं, वो कल से गलती हो गई थी हमारी। वो महिला हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने फॉर्म चेक किया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, कि भाई इस महिला का तुरंत ये चुनाव लड़ेगी, इसका फॉर्म सही है। फिर वहां चुनाव हुआ, जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था वो जीत गई। ये हो गया। अब उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव देखिए, पंचायत समिति के सदस्य आते, जिला अध्यक्ष चुनते हैं। कांग्रेस के जब लोग निकले तो 5 लोग रास्ते से अगवा किए गए, उसका सीसीटीवी फुटेज मिल गया। फिर कांग्रेस कोर्ट गई, कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज दिखाया, कोर्ट ने जिला अधिकारी और डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक ये 5 लोगों को ढूंढ के नहीं आओगे, ये वोटिंग का टाइम और बढ़ाओ आगे। फिर जाके 11-11 मत पड़े, 11 कांग्रेस को, 11 बीजेपी को, उपाध्यक्ष को। तो चिट्ठी निकली उपाध्यक्ष की, तो कांग्रेस की निकली, तो कांग्रेस का उपाध्यक्ष हो गया। अब अध्यक्ष की बारी आई, अध्यक्ष में बीजेपी जीत गई, जबकि 11-11 वोट पड़े थे। तो कांग्रेस का एक वोट ओवरराइड करके इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो अधिकारी ओवरराइडिंग करते हुए का वीडियो है। फिर ये कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट ने बोला कि भैया सब रिकॉर्ड लेके आओ, सब रिकॉर्ड जब्त करो और लेके आओ। मतलब पंचायत चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव के लिए हाई कोर्ट कितना बिजी करके रखते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट में गया ना हरियाणा का सरपंच का। सर मुझे बताइए, क्या सर्वोच्च न्यायालय का ये काम रह गया कि एक सरपंच का वोटिंग अपने प्रीमाइसेस में गिनती करवाएं? और क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगने गया था उसके पक्ष में रिजल्ट आया। मतलब धांधली कितनी होती है। अभी एक धांधली हाईकोर्ट, फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आई है मामला, ऊंचा ना करके कॉन्स्टिट्यूंसी वहां का है। वहां कांग्रेस का उम्मीदवार मात्र 32 वोट से हारा। पोस्टल बैलेट 400 थे, 400 में से 200-250 रिजेक्ट हो गए। उन 250 में 150 वो है कि जिनके लिफाफे भी नहीं खुले, क्योंकि लिफाफे के ऊपर का स्कैनिंग नहीं काम कर रहा था, तो इन्होंने उसको रिजेक्ट माना। चुनाव आयोग का रूल है कि यदि रिजेक्टेड मत ज्यादा है और वोट ऑफ मार्जिन उससे कम है, तो रिजेक्टेड वोट एक बार फिर से काउंट किए जाए। ये कानून है। उनने नहीं माना, उसको सर्टिफिकेट दे दिया, मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये 400 वोट लेके आओ इधर पोस्टल बैलेट के, हम गिनेंगे। अब इसके लिए डेट पे डेट मांग रहा था बीजेपी वाला। न्यायपालिका ने, न्यायाधीश ने बोल दिया कि देखिए ज्यादा खींचने का प्रयास मत करिए। ये पहला पिटीशन होगा इंडिया में, इलेक्शन पिटीशन, जो इतने जल्दी डिसाइड होगा, क्योंकि 400 वोट देखने हैं। 400 वोट में से 250 जो रिजेक्टेड है उसी को देखेंगे। 1 घंटे का काम है। और 26 अगस्त की डेट भी है। मतलब कितना, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर ये गुजरात में आपको मालूम है भूपेंद्र बिल्कुल सिंह चुड़ासमा का
ऐसे ही। ऐसे मैंने क्या कहा आपको, एक रूल है। रूल क्या कहता है, देखिए कैसा खेलते हैं रूल के साथ। रूल ये कहता है कि सबसे सबसे इन द फर्स्ट द पोस्टल बैलेट्स विल बी काउंटेड, देन मशीन्स विल ओपन। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पोस्टल बैलेट के 2 बंडल गिनना, बाकी बंडल साइड को रखना, मशीनों पे शुरू हो जाना। किसी ने ऑब्जेक्शन दिया, भाई साहब पोस्टल बैलेट अभी बचे, आपने कैसा मशीन शुरू कर दी? बोले इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट द पोस्टल बैलेट विल बी काउंटेड। उसमें लिखा है क्या, फर्स्ट ऑल द पोस्टल बैलेट विल बी काउंटेड। तो पीछे आपने 10-12 बंडल रख दिए। और जब 32-35 का सा खेल होता है, 100-150 का 1000 तक का खेल हो जाता है, तो पोस्टल बैलेट में खेल लेते हैं और उम्मीदवार जितवा लेते हैं। ये चुनाव आयोग, ये निष्पक्षता इनकी, ये डकैत है, डकैत। जो उदाहरण सामने मेरे आए हैं और न्यायपालिका से जिसका निर्णय हुआ है, वो देखने के बाद तो ये डकैती लगती है मुझे। इसलिए लोगों के ये भाषण नीरस होने लगे, लोग जबरिया लाए गए रैलीज में। लोग भी आते हैं, लेके जा रहे हैं, भैया गांव वाले, गांव का मसला है, चलो भैया सब लोग बोल रहे जाओ तो चले, वापस आ जाते हैं। जो लोग आए उनको भी ये नहीं पता कि उनका नाम लिस्ट में है कि नहीं, चुनाव के मतदाता सूची में। राइट सर, गुजरात में भी बहुत सारे घुसपैठिए चुनाव भाषण सुनने पहुंचे थे। हाँ, गुजरात में मोदी के लिए गांव में बसेस रखी जाती है, एसटी बसेस, नहीं, और अरे वो जिस खाली दिन जाती है, वो खाली जाती है। मोदी जी की रैली जिस दिन होती है, उस दिन उस बस डेपो पे मतलब ये होता है, कहर बरपता है। आसपास के गांव का उस दिन बस ही नहीं जाती। सारी बसें रैली में लगती है, तो वो लोग 2 दिन तक कहीं निकलने लायक नहीं रहते। सही बात, क्योंकि बसें ही नहीं है, सारी बसें रद्द हो गई। ये कई रिपोर्ट्स हमने कोट की है, कई बार इस पे प्रोग्राम्स किए, लेकिन आपने नैतिकता ये शब्द यूज किया। अब नैतिकता और आज की राजनीति, कहाँ ये शब्द, ये विपरीत शब्द है। तो महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे के साथ नाश्ता कर रहे ऐसा लगता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे जी। अशोक जी, आज आप जुड़े और ये उदाहरण भी दिए आपने। अभी तो शुरुआत है, वोट काटे गए, वो वोटर्स लिस्ट में नाम आना है, फिर चुनाव होना है, वहां क्या धांधलियां होती है वो भी आपने बताया। आज मेरे ख्याल से दर्शक जागते रहेंगे, जागेंगे। हमारी कोशिश ये है कि उनको जगाए रखना, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आपका ये मिशन है, उसी मिशन पर हमें आगे चलना है। आज हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शक धन्यवाद, बहुत जागरूक होंगे जी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।